Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. We are doing chapter 6, which is People's Resistance Against British before 1857. In the last lecture, we finished at Revolt of Dhudia in Bednoor, which took place in the year 1799 to 1800. And today we will be continuing with the resistance of Kerala Varma Pajhasi Raja. Okay, but before that, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. लेट्स बिगिन फॉर टुडे ओके सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ केरला वर्मा पजहसी राजा विच टुक प्लेस इन टू फेजेस। पहला हुआ था आपका 1797 में एंड दूसरा फेज है आपका 1800 में। ओके सो हु इज दिस केरला वर्मा पजहसी राजा? ही इज द डी फैक्टो रूलर ऑफ द कोट्टायम और द हेड ऑफ द कोट्टायम, दैट इज इन दी केरला ओनली। तो ये केरला में कोट्टायम में इस टाइम पे रूल कर रहे हैं। ओके इनको पॉपुलरली केरला सिम्हम भी बोला जाता है और द लाइन ऑफ केरला और पाइचे राजा। ओके रिमेंबर दिस, इट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। ओके सो व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग हिज टाइम दैट ही इज फाइटिंग विद हैदर अली एंड द टीपू सुल्तान। एक तरफ तो वो मैसूर के इन दोनों रूलर्स से भी फाइट कर रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली ही इज फाइटिंग विद द ब्रिटिश एज वेल। 1793 से 1805 तक इन्होंने ब्रिटिश से फाइट किया है। सो व्हाट हैपेंड एक्चुअली थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो आपका 1790 से 92 में हुआ है, इंग्लिश पैरामाउंसी एक्सटेंडेड ओवर कोट्टायम। कहने का मतलब कि इंग्लिश ने कोट्टायम को अपने कंट्रोल में ले लिया, बट कोट्टायम के साथ इंग्लिश ने एक ट्रीटी पहले साइन की थी। ओके दे साइंड एन एग्रीमेंट इन द ईयर 1790 विच रिकॉग्नाइज्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ कोट्टायम। वहाँ पे ये बात की गई, इस ट्रीटी में ये एग्रीमेंट किया गया कि कोट्टायम हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा, इवन इफ सम कॉन्फ्लिक्ट हैपन्स, इवन इफ सम वॉर हैपन्स, लेकिन कोट्टायम को हम अपने कंट्रोल में नहीं लेंगे। लेकिन इंग्लिश ने, ब्रिटिश ने इसको वायलेट किया, इस ट्रीटी को वायलेट किया और कोट्टायम को अपने कंट्रोल में ले लिया। क्या किया इंग्लिश ने? उन्होंने वीरा वर्मा को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, एज दी राजा ऑफ दी कोट्टायम। Okay, so this was in the violation of the treaty signed with the Kerala Varma Pajhasi Raja. So obviously Kerala Varma Pajhasi Raja is now going to fight or is now going to rebel. ठीक है, अच्छा अब ये जो नए राजा आए हैं इनको टैक्सेस भी पीजेंट्स से कलेक्ट करने हैं। क्यों टैक्सेस कलेक्ट करने हैं? ऑब्वियसली इंग्लिश के कंट्रोल में जब कोई भी, आपने देखा है पहले भी, वट एवर इंडियन टेरिटरी केम इन टू दी control of the or under the control of the British, they used to raise the taxes वो सडनली बढ़ा देते थे। अब ये जो आपके न्यू राजा हैं, दैट इज योर वीरा वर्मा, ये पपेट रूलर हैं। सो ऑन द बिहाफ ऑफ द इंग्लिश ही इज गोइंग टू एग्जैक्ट हायर टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स और इसके लिए दे आर गोइंग टू फोर्स द पीजेंट्स। तो ऑब्वियसली इस चीज़ के अगेंस्ट पीजेंट्स भी क्या करेंगे? रेबल करेंगे या फिर रेजिस्ट करेंगे। और ये रेजिस्टेंस उन्होंने किसके अंडर में किया? अंडर द लीडरशिप ऑफ पजहसी राजा इन द ईयर 1793। सो बेसिकली हाई जो टैक्सेस थे उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस था। किसकी लीडरशिप थी? आपकी पजहसी राजा की। और पजहसी राजा के पास अपना खुद का इंडिविजुअल कॉज भी था कि इन्होंने मुझे थ्रोन से हटा दिया, प्लस इन्होंने एग्रीमेंट का वायलेशन किया। ठीक है, तो पजहसी राजा ने एक बहुत बड़ी फोर्स ऑर्गेनाइज की नायर्स के साथ मिलके। साथ में सपोर्ट किसका मिला? मप्पिलास का और पठान्स का। अभी मप्पिलास और पठान्स कौन से हैं? ये बेसिकली टीपू के सोल्जर्स हैं, डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स हैं। डीमोबिलाइज्ड सोल्जर्स का मतलब कि अब ये आर्मी में सर्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दैट 1799 में लास्ट मैसूर वॉर में, दैट इज योर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें टीपू की डेथ हो जाती है। तो अब क्या होगा उनकी आर्मी का, उनके सोल्जर्स का? जितने, एक तो होता है कि ठीक है कैप्चर कर लिया गया, बट बाकी जो है वो डीमोबिलाइज हो गए, दैट इज उन्होंने अपना लाइवलीहुड खो दिया। ओके तो मप्पिलास और पठान्स का भी इनको सपोर्ट मिला। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइट इन्होंने शुरू की थी 1800 में। ठीक है, 1793 में इन्होंने पहले किया और सेकंड इन्होंने, ये फर्स्ट फेज था आपका 1793 का, 1800 का जो है वो सेकंड फेज है और इस टाइम पे इनको सपोर्ट मिला है मप्पिलास और पठान्स का। ठीक है, नाउ 1805 में बट केरला सिम्हम जो है वो, उनकी डेथ हो जाती है गन फाइट में एंड जो रेबेलियन था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको काम डाउन कर लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके
So this was about your resistance of Kerala Varma Pajhasi Raja. Okay, but if you remember, we were doing a question. एक बार हम वो question देख लेते हैं. Okay. So yes, ये question कर रहे थे हम, which is discussing detail some of the important civil uprisings in India which took place against the British rule, especially before 1857. ओके तो यहाँ पे आपको सभी को ब्रीफ में बताना है. हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ 6 अपराइजिंग्स कवर कर लिए थे. आज जो हम कवर करेंगे प्लस जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे वो सबका आपको एक ब्रीफ जो है इस क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूड करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट है उसको आपको इंडिविजुअली आंसर करना है. ओके, लेट्स मूव अहेड. So next is your civil rebellion in Awadh which took place in the year 1799. Okay. So क्या सिनेरियो चल रहा है अवध में? वाजिर अली खान और वजीर अली खान, ही इज द 4th नवाब ऑफ द अवध. इस टाइम पे ये नवाब हैं अवध के, और ये बने किसकी हेल्प से थे नवाब? ये बने थे ब्रिटिश की ही हेल्प से. ठीक है, ही असेंडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश इन द ईयर 1797. बट लेटर ऑन कुछ टाइम बाद इनके रिलेशंस ब्रिटिश से थोड़े से खराब होने लगते हैं और इनको रिप्लेस करते हैं इनके अंकल, दैट इज सादत अली खान टू. नाउ व्हाट ही डज, जब नए नवाब बन गए हैं सादत अली खान, एंड नाउ वजीर इज नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट, वो चुप नहीं बैठने वाले, वो प्रोटेस्ट करेंगे या फिर फाइट करेंगे. व्हाट ही डज, ही किल्स अ ब्रिटिश रेसिडेंट. रेसिडेंट आपको पता है ना, जो एक ब्रिटिश का एजेंट होता था किसी भी एक्वायर्ड या कॉन्क्वेर्ड टेरिटरी में. जब ब्रिटिश अपना एक एजेंट वहाँ पे रिजाइड कर देती थी या रख देती थी कि आपको जो अफेयर्स यहाँ के चल रहे हैं, इंटरनल अफेयर्स वगैरह, इनको मैनेज करना है, और जो भी टर्म्स होते थे ट्रीटी के क्या वो फॉलो हो रहे हैं नहीं, वो ध्यान में रखना है. तो ब्रिटिश रेसिडेंट का ये काम होता था. ओके, तो 1799 में ही किल्स अ ब्रिटिश रेसिडेंट, एंड इसके साथ साथ ही किल्स 2 गार्ड्स एज वेल. ठीक है, यूरोपियन गार्ड्स थे, इनको भी मार देते हैं. प्लस ही अटैक्ड द मैजिस्ट्रेट ऑफ बनारस. ठीक है, तो ये जो इतने सारे उन्होंने अटैक्स किए, किलिंग्स किए, इसी इंसिडेंट को बोला भी जाता है मैसेकर ऑफ बनारस. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. ठीक है, याद रखना है कि मैसेकर ऑफ बनारस इंसिडेंट जो है वो किससे रिलेटेड है. सो यू शुड रिमेंबर इट इज रिलेटेड विद द नवाब ऑफ अवध, दैट इज वाजिर अली खान. नेम अगर नहीं आए पॉसिबल है, बट इट कैन बी आस्क्ड कि विच रीजन इट इज रिलेटेड टू, दैट इज अवध. ओके, सो नाउ वाजिर अली क्या करते हैं, अपने आर्मी को असेंबल करते हैं. ठीक है, लेकिन इस आर्मी को डिफीट कर देते हैं ब्रिटिश, एंड 1799 में वो सरेंडर भी कर देते हैं और उनको कन्फाइन कर दिया जाता है फोर्ट विलियम कैलकटा में. ओके, सो इस फाइट को भी, इस अपराइजिंग को भी ब्रिटिश जो है काम डाउन करने में, दबाने में सक्सेसफुल रहते हैं. ठीक है, सो रिमेंबर दिस अवध रेबेलियन, दैट इज सिविल रेबेलियन था अवध का, अंडर द लीडरशिप ऑफ वजीर या वाजिर अली खान. नेक्स्ट है आपका अपराइजिंग्स इन गंजम एंड गुमसूर. पीरियड है आपका 1800 एंड 1835 to 37, दैट इज अगेन 2 phases आर देयर. नाउ गंजम एंड गुमसूर कहाँ है आपके? दीज आर द रीजन्स ऑफ उड़ीसा. ओके, नाउ नॉर्दर्न सरकार्स, इफ यू रिमेंबर नॉर्दर्न सरकार्स वाला रीजन, दैट इज जो कोस्टल रीजन्स है आपके आंध्र प्रदेश के एंड उड़ीसा के कुछ, उसको नॉर्दर्न सरकार्स कहा जाता था. तो नॉर्दर्न सरकार्स में, गंजम में और उसके जो एडजॉइनिंग रीजन्स हैं वहाँ पे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में रिवोल्ट चल रहा था. स्त्रीकारा भंज एक पर्सन है. ठीक है, ये जमींदार हैं गुमसूर रीजन के, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में ही. सो ही रिफ्यूज्ड टू पे टैक्सेस और दी रेवेन्यूज इन द ईयर 1797. जमींदार हैं तो जमींदार को कलेक्ट करके पीजेंट्स से टैक्सेस पे करने होते थे, राइट. तो ये बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं, डिफाई कर देते हैं दैट आई एम नॉट गोइंग टू पे एनी रेवेन्यूज. 1800 में क्या करते हैं, ओपनली रेबेल करते हैं और सारे पब्लिक अथॉरिटीज़ को डिफाई करते हैं. दैट इज़ जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, उसको पूरी तरीके से ये डिफाई करते हैं, ब्रेक करते हैं. ठीक है, और इस रेबेलियन के चलते इंग्लिश को इनको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स असाइन करने पड़ते हैं. दैट इज त्रिकारा भंज को ये कुछ लैंड्स जो हैं वो दे देते हैं, क्योंकि रेबेलियन काफ़ी बढ़ गया था और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे. इनके एक सन है धनंजय भांज. ठीक है, ये भी रेबेल करते हैं इंग्लिश के अगेंस्ट, लेकिन 1815 में इनको सरेंडर करना पड़ता है. ठीक है, नाउ ये आपका पहला फेज. ठीक है, स्टार्ट हुआ कब? ये आपका 1800 में. ठीक है, नाउ धनंजय भांज हु इज द सन ऑफ द स्त्रीकारा भंज, ये सेकेंड टाइम, दूसरी बार फिर से रिवोल्ट करते हैं इन द ईयर 1835 में ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिश गुमसूर और कोलाइडा को
ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों रीजन्स को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। इसके अगेंस्ट में धनंजय भांज ने रिवोल्ट किया। नाउ स्ट्रगल जो है वो पूरा आपका 1837 तक चला है। और एक और इम्पॉर्टेंट लीडर हमारे सामने आ रहे हैं, दैट इज दूरा बिसाई। रिमेंबर दिस नेम, ठीक है, दूरा बिसाई। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और जो जमींदारी है गुमसूर की उसको फोरफीट कर लिया जाता है, दैट इज छीन लिया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश इसको छीन लेती है। अब कोई जमींदार नहीं बचा इस रीजन का, गुमसूर का। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट नेम्स हमने देखे हैं। रिमेंबर दैट फर्स्ट वन इज स्त्रीकारा भांज, ओके, इनके सन है धनंजय भांज, एंड द थर्ड लीडर इज दूरा बिसाई. So remember these leaders, that these leaders are related to which, that is uprisings in Ganjam and Gumsur, ठीक है, in the period 1800 and 1835. नेक्स्ट है आपका अपराइजिंग्स इन पलामाऊ. ईयर आपका सेम है 1800. ओके, देखिए ईयर आपकी ये सारे 1857 से पहले की बात कर रहे हैं हम रिवोल्ट्स की. तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना एक कॉमन सेंस भी लगाना है कि अगर एग्जाम्स में, क्योंकि यूपीएससी में तो वो डायरेक्ट रेयर होता है दैट दे आर गोइंग टू आस्क द डायरेक्ट ईयर, बट स्टिल एक रेंज आपको पता होनी चाहिए कि किस पीरियड से किस पीरियड के बीच में ये हुआ है. तो एक तो आपके पास फिक्स है कि 1857 से ये पहले सारे रिवोल्ट्स हुए हैं. बाकी स्टार्ट आपको ये याद रखना है कि बेसिकली शुरू कब से हुए और उस पीरियड के बीच में ही ये सारे रिवोल्ट्स हुए, ठीक है. सो पॉलिटिकल सिचुएशन पलामाऊ में अभी कॉम्प्लिकेटेड है. पलामाऊ है कहाँ आपका? इट्स इन झारखंड. यहाँ पे बेसिकली क्राइसिस हो गया है एग्रेरियन लैंडलॉर्डिज्म एंड फ्यूडल सिस्टम. दैट इज जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, दे आर फेसिंग सम कॉम्प्लेक्सिटीज विद दी ब्रिटिश, ठीक है. कुछ हाई टैक्सेस लगा रहे हैं ब्रिटिश विच दे आर नॉट एबल टू पे, ठीक है. उनकी शायद लैंड्स को ज़बरदस्ती उनसे छीना जा रहा है. तो ये पूरा क्राइसिस चल रहा है पलामाऊ में इस टाइम पे. तो 1800 में एक भूकान सिंह है, ठीक है, आई एम सॉरी, एक भूकान सिंह है, ये रेबल करते हैं इनके अगेंस्ट में ब्रिटिश के, लेकिन ही डाइज इन 1802 एंड सब्सिक्वेंटली इंसरेक्शन काम्ड डाउन. इस रिवोल्ट को भी, इस रिबेलियन को भी दबा दिया जाता है. ये थोड़ा सा शॉर्ट था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें याद करने के लिए. रिमेंबर द नेम भूकान सिंह, ओके, इन द रीजन झारखंड. नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु में पोलीगार्ड्स रिवोल्ट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोलीगार्ड्स हमने पहले भी पढ़ा है, यू मस्ट रिमेंबर पोलीगार्ड्स कौन है, ठीक है. ये हुआ है आपका 1795 से 1805 में. एक क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा हम. चलिए पहले थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो पोलीगार्ड्स, इनको पलयक कररगल भी बोला जाता है. आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, ओके. सो पोलीगार्ड्स और द पलयक कररगल, ये साउथ इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, ठीक है. नाउ दे आर रिबेलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द पीरियड 1795 एंड द 1805, इस पीरियड में, ठीक है. Now, polygarchs, if you remember, they were the mercenaries. जो साउथ इंडिया में जो किंगडम्स हैं आपके, मर्सिनरीज का मतलब कि जो किंग्स होते थे जब वो कोई वॉर लड़ते थे, ठीक है, स्पेशली जो आपका जो डीप साउथ है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला वाला रीजन, तो किंग्स को सर्व करते थे. कैसे सर्व करते थे? कोई भी वॉर होता था तो इनको टेम्पररी बेसिस पे एम्प्लॉय किया जाता था और ये एज अ सोल्जर्स उस किंग के लिए फाइट करते थे. पोलीगार्ड्स वर दीज, और उसके बदले में पोलीगार्ड्स को जो किंग्स है वो लैंड्स जो है वो गिफ्ट किया करते थे, या फिर उनकी सर्विस में उनको लैंड्स या जमींदारी दे दी जाती थी, ठीक है. और काफ़ी बड़ा एरिया एक्चुअली उनको दिया जाता था कंट्रोल करने के लिए, जिससे वो अपना रेवेन्यू या लाइवलीहुड अर्न करते थे. तो ये जो आपका पोलीगार्ड्स का रिवोल्ट हुआ है, ये हुआ है आपका तिन्नेवेली में, ठीक है. ये आज के टाइम का तिरुनेलवेली है, ठीक है. रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरई एंड नॉर्थ आर्कोट. सारे रीजन्स आपको याद नहीं रखने, बट हाँ थोड़ा आइडिया कि हाँ मदुरई और ये आर्कोट वाला जो रीजन है, आर्कोट तो आपको बेसिकली वैसे भी याद रखना है, ठीक है. तो 1781 में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जब नवाब ऑफ आर्कोट मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है तिन्नेवेली का और कार्नेटिक प्रोविंसेस का किसको दे देते हैं? ब्रिटिश को, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है. तो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट अटैक है पोलीगार्ड्स पे, उनकी लाइवलीहुड पे अटैक है, ठीक है. नाउ दिस अरेंजमेंट कॉज्ड रिजेंटमेंट अमंग दी पोलीगार्ड्स, क्योंकि इनको जो लैंड्स दे दी जाती थी, जो किंग्स इनको दे देते थे, वो अपना उस पर सॉवरेन राइट समझते थे, अथॉरिटी समझते थे, दैट इज अपना सर्व अधिकार वो समझते थे इस पर, दैट ये मेरी लैंड है और वट एवर गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स, लॉज आर गोइंग टू बी मेड, या जो भी होगा वो सब हमारे अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरीज में. तो जैसे वो एक पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक एरिया के रूलर आप समझ लीजिए, ठीक है.
नाउ ऑब्वियसली अगर मैनेजमेंट और कंट्रोल चला गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, सो पोलीगार्ड्स आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट, दे आर नॉट गोइंग टू सिट आइडल, सो दे विल राइज इन रिवोल्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोलीगार्ड्स रिवोल्ट विच टुक प्लेस इन साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल फ्रेम किया है क्वेश्चन बिकॉज दिस रिवोल्ट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो लीडर है वो है आपका कट्टा बोमन नायकन, रिमेंबर दिस नेम, ओके, कट्टा बोमन नायकन। ये पोलीगार है पंजलन कुरिची के, ठीक है, प्लेस जरूरी है बट यहाँ रिमेंबर। सो ये पोलीगार हैं, इन्होंने 1795 से लेके 1799 में ये पूरा रिवोल्ट, ये पूरा रिबेलियन को लीडरशिप दी है, लेकिन इनको हैंग कर दिया जाता है, मतलब ब्रिटिश जो है पकड़ के इनको मार देती है। एंड जो पलायम है पंजलन कुरिची का, दैट इज वो जो रीजन है पंजलन कुरिची का, और एस्टेट्स ऑफ द 5 अदर पोलीगार्स, दूसरे जो कुछ पोलीगार्स होंगे उनकी जो लैंड्स हैं, अब ये क्या करेंगे, उनको भी कॉन्फिस्केट कर लेंगे। कौन? ब्रिटिश, क्योंकि ये जो दूसरे जिन पोलीगार्स को इन्होंने कॉन्फिस्केट किया, इन्होंने सपोर्ट किया था किसको? कट्टा बोमन को। ठीक है, सो कुछ को तो उन्होंने मार दिया, कुछ को उन्होंने प्रिजन्स में भेज दिया। तो इस तरीके से फर्स्ट फेज जो है आपका इस रिवोल्ट का, इसको शांत किया गया। सेकेंड फेज आपका शुरू होता है, ये और भी ज़्यादा वायलेंट है। ओके, ये आपका 1801 में स्टार्ट होता है। कई सारे फोर्ट्स जो है रेबल्स ने, जो पोलीगार्ड्स हैं आपके, उन्होंने कैप्चर कर लिए, और टूटीकोरिन को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। ओके, अच्छा, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, आप बताइए कि टूटीकोरिन का नया नाम क्या है? ओके, ये चेंज हुआ है। ओके, so fugitives led by the Umathurei, he is the brother of the Katta Bowman, and कुछ rebellions हैं। मारुडूज एक रीजन है जहाँ पे माराठू पांडियन रूल कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया उत्था मथुरई को। फ्यूजिटिव्स मतलब जो भाग गए थे उनकी कैद से ब्रिटिश के, कुछ जो भागे हुए थे, उन्होंने सब ने एक साथ मिलके अगेन ये सेकेंड फेज में रिवोल्ट किया है। ठीक है, और इसको सपोर्ट किसने किया है? मारुथु पांडियन ने। ओके, नाउ इसको भी 1801 में सप्रेस कर दिया जाता है, एंड फाइनली जो टेरिटरीज हैं कार्नेटिक की और डिपेंडेंसीज हैं कार्नेटिक की, वो फाइनली अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाती है, परपेचुटी, दैट इज फॉर एवर। ठीक है, नाउ अगेन एक बार फिर से 1803 और 1805 के बीच में ये पोलीगार्ड्स रिवोल्ट करते हैं। कहाँ के? नॉर्थ आरकोट के। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनको इनकी कावल फीस कलेक्ट करने से मना कर दिया जाता है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, दैट इज व्हाट इज कावल फी। नाउ कवल और वॉच, यहाँ आपको वॉच का मतलब उस घड़ी से नहीं समझना है, वॉच दैट इज निगरानी रखना। ओके, दिस इज एन एंशिएंट इंस्टीट्यूशन ऑफ तमिलनाडु। क्या होता है इसमें कि एक हेरिडेटरी विलेज पुलिस ऑफिस है। ठीक है, उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। ठीक है, हेरिडेटरी मतलब कि एक ही फैमिली जो है उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में है, दैट इज पुलिस ऑफिस उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, एज अ पुलिस दे आर वर्किंग। ठीक है, उस लोकल लेवल में, उस स्पेसिफिक एरिया में। ठीक है, एंड क्या काम करे? बेसिकली यू नो मैनेजिंग द लॉ एंड ऑर्डर, मॉनिटरिंग दी क्रिमिनल एक्टिविटीज, और यू नो क्राइम्स को रोकना, कंट्रोल करना। तो ये उनका कुछ काम हुआ करता होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिमेंबर कावल का मतलब क्या है। तो ये नॉर्थ आरकोट में जो पोलीगार्ड्स हैं ये कलेक्ट करते थे, कावल फी लेते थे, दैट इज ये पोलीगार्ड्स वो सर्विस दे रहे हैं, वो पुलिस सर्विस दे रहे हैं, तो उसके बदले में ये फी चार्ज करते थे। लेकिन ब्रिटिश ने उनको मना कर दिया, दैट यू वॉन्ट, या डिनाई कर दिया उनको, उस राइट से डिनाई कर दिया दैट यू वॉन्ट बी चार्जिंग एनी कावल फी। नाउ बाय 1805, फरवरी 1805, रेबल्स वर सप्रेस्ड, इसको भी सप्रेस कर दिया जाता है, इस रेबेलियन को। ठीक है, ना पोलीगार रेबेलियन जो है काफ़ी बड़े एरिया में स्प्रेड हो गया था साउथ इंडिया में, एंड दे बेसिकली क्या मेन मोटो क्या था इनके रेबेल करने का, दैट दे वांटेड टू आउस्ट दी फॉरेन रूल, एलियन रूल, दैट इज ब्रिटिश को बाहर निकालना चाहते थे, एंड इंडिपेंडेंस चाहते थे वो उनसे। ओके, दे बिलीव्ड इन अ मास मूवमेंट अगेंस्ट द एलियन रूल एंड सीकिंग इंडिपेंडेंस ऑफ देम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पोलीगार रिवोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कट्टा बोमन याद रखिए, इसमें ईयर याद रखिए 1795 to 1805, दैट इज पीरियड। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अर्ली एकदम इनिशियल जो आपका 19th सेंचुरी है उसमें ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फेजेस याद रखने हैं आपको, और कावल फी तो डेफिनेटली याद रखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपराइजिंग इन भिवानी। इट टुक प्लेस इन द ईयर 1809। भिवानी है आपका हरियाणा में, और यहाँ पे किसने रिवोल्ट किया है? जाट्स ने रिवोल्ट किया है।
ठीक है, छोटा सा था ये, बस इतना याद रखना है दैट इन द ईयर 1809 अंडर द जाट्स रिवोल्टेड। नेक्स्ट है आपका दीवान वेलु थम्पीज रिवोल्ट विच टुक प्लेस इन द ईयर 1808 टू 1809। नाउ कहाँ पे हुआ है बेसिकली ये? केरला में। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हाट इज कुंडारा प्रोक्लेमेशन? विच रिवोल्ट इन इंडिया इज इट रिलेटेड टू? आपको बताना है कुंडारा या कुंडरा प्रोक्लेमेशन क्या है और ये किस रिवोल्ट से रिलेटेड है। ठीक है, इसका आंसर आपको मिलेगा इसमें। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? जो ट्रैवनकोर है आपका, विच इज केरला वाला रीजन आज के टाइम का, ठीक है, कुछ हार्श कंडीशंस यहाँ पे उन्होंने इम्पोज कर दिए हैं। दैट इज सेम थिंग, यू नो, हाई टैक्सेस एंड स्ट्रिक्ट लॉज एंड रूल्स। ओके, नाउ सब्सिडरी अलायंस में आ गया था सबसे पहली बात तो। ट्रैवनकोर जो है आपका वेल्सली के टाइम पर ही 1805 में वेल्सली के टाइम पे ये सब्सिडरी अलायंस के अंडर में आ गया। नाउ आई डोंट नीड टू टेल यू वेल्सली कौन थे, ठीक है, खुद याद कीजिए। नाउ इसकी वजह से काफ़ी रिजेंटमेंट है इस रीजन में, क्योंकि आपको पता ही है सब्सिडरी अलायंस एक बार लग गया तो एक तरीके से इंडिपेंडेंस चली जाती है उस स्टेट की। ठीक है, नाउ कंपनी कंपेल करती है जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर दलावा भी कहा जाता है, बेलूथम्पी। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पर्सन। बेलूथम्पी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द त्रावणकोर रीजन दिस टाइम। ठीक है, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू समहाउ और ही इज गोइंग टू ट्राई टू रिस्टोर हिज टेरिटरी। ठीक है, तो ये कंपनी के अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं। इनको असिस्ट कौन करता है? नायर ट्रूप्स अगेन। ठीक है, नायर हमने पहले भी देखा था। ठीक है, नाउ वेलूथम्पी एड्रेस करते हैं एक गैदरिंग को, एक मास गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठा होते हैं कौन से रीजन में? कुंडारा रीजन में। ठीक है, और वहाँ पे उनको कहते हैं कि आप जो है आर्म्स उठाइए, वेपन्स उठाइए, हथियार उठाइए अगेंस्ट द ब्रिटिश और उनको निकाल के बाहर फेंकिए अपने नेटिव सॉइल से, दैट इज अपनी ज़मीन से। और इसी को कहा गया कुंडारा प्रोक्लेमेशन। सो नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। वेलूथम्पी की लीडरशिप में हुआ, त्रावणकोर रीजन में हुआ, दैट इज इन केरला। ओके, नाउ लार्ज स्केल रेबेलियन हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट इसके बाद, इस कुंडारा प्रोक्लेमेशन के बाद, लेकिन वेलूथम्पी खुद को मार लेते हैं ताकि उनको कैप्चर ना कर सके ब्रिटिश, और ये रेबेलियन पेटर आउट हो जाता है, दैट इज इट डाइड डाउन। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिमेंबर दिस नेम, वेलूथम्पी एंड द कुंडारा प्रोक्लेमेशन। नेक्स्ट है आपका डिस्टर्बेंसेस इन बुंदेलखंड इन द रीजन, सॉरी इन द ईयर 1808 टू 1812। बुंदेलखंड वाला रीजन तो आपको पता ही है ना, वो जो साउथ का कुछ एरिया है आपका यूपी का, और कुछ रीजन्स आपके जो नॉर्थ एमपी के हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, वो आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है। Now, vast province of the Bundelkhand conquered by the British during the Second Anglo-Maratha War, that is 1803 से 1805, was put within the presidency of Bengal. What happened actually? Second Anglo-Maratha War जो आपका 1803 से 1805 में हुआ है, उसके बाद ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है ये ब्रिटिश क्या करते हैं, जो प्रेसिडेंसी है बंगाल की उसके अंडर में डाल देते हैं, दैट इज उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एडमिनिस्टर और रूल किया जाएगा बुंदेलखंड वाला रीजन। ठीक है, नाउ जो बुंदेला चीफ्स हैं यहाँ पे, ये बहुत फेमस है बुंदेला चीफ्स, राइट। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्वियसली रेजिस्टेंस, इस ये जो न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अगेंस्ट रेजिस्ट किया। ठीक है, और ये सबसे पहला मेजर रेजिस्टेंस जो आया है वो आया है लक्ष्मण दावा के थ्रू। ठीक है, ये अजयगढ़ और अजयगढ़ फोर्ट के हैं। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको टर्म देखने को मिलेगी, किलादार, दैट इज द फोर्ट कमांडर। ठीक है, किला फोर्ट होता है, दार मतलब जो उसको कमांड कर रहा है या उसकी मेंटेनेंस कर रहा है या उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम बहुत सारे ही नेम्स देखेंगे जो सारे के सारे फोर्ट कमांडर हैं, दैट इज किलादार से, क्योंकि आपको पता है इस रीजन में जो है काफ़ी आपको फोर्ट्स देखने को मिलेंगे, तो हर फोर्ट का अपना एक कमांडर होता था। ठीक है, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आया लक्ष्मण दावा के थ्रू। नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस आया है फ्रॉम द किलादार ऑफ कलंजर दरिया सिंह। ठीक है, इसको भी सप्रेस कर दिया गया इन द ईयर 1812। ठीक है, लेकिन सबसे सीरियस थ्रेट जो ब्रिटिश को देखने को मिला वो आया मिलिट्री एडवेंचरर हैं, दैट इज एक मिलिट्री पर्सन है, दैट इज गोपाल सिंह। इन्होंने रेबेल किया ब्रिटिश के अगेंस्ट एंड ये काफ़ी एक सीरियस रिवोल्ट था। ठीक है, नाउ British had to adopt a policy of binding down the hereditary chieftains. इस रिवोल्ट में ये थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव देखने को मिल रहा है हमें कि सप्रेस नहीं कर पाए थे ब्रिटिश पूरी तरह, और एक कंसाइलेटरी, दैट इज एक पीस
ट्रीटी इनको साइन करनी पड़ती है बुंदेला चीफ्स के साथ। क्या कि जो चीफ्टेन्स हैं, दैट इज उस पर्टिकुलर रीजन के जो लोकल रूलर हैं, ठीक है, जिसके अंडर में वो लैंड है, वो उनको वापस दे दी जाएगी या फिर उनसे कॉन्कर नहीं की जाएगी, जो वहाँ के हेरिडेटरी चीफ्टेन्स हैं, ठीक है, कहाँ के, बुंदेलखंड के। और क्या किया गया, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था, दैट इज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया दोनों के बीच में, बुंदेला चीफ्स के बीच में और इंग्लिश के बीच में, और इसको बोला गया इकारनामा, ठीक है, नाम याद रखिए, इकारनामा इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट साइन बिटवीन द बुंदेला चीफ्स एंड द ब्रिटिश इन द रीजन बुंदेलखंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर परला की मेटी आउटब्रेक, इट टुक प्लेस इन द ईयर 1813 to 34। वी विल टेक दिस अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे रिवोल्ट्स बचे हैं, सिविल अपराइजिंग्स बचे हैं, सो लेट्स कंटिन्यू विद दी सिविल अपराइजिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।